मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCOA का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक नोट। हम यहाँ पर ब्लॉक 2 के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप K1 को हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टाइप K2। आइए बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है टाइप K2 में, व्हाट इज entrepreneurship? Why should one choose to become entrepreneur? Entrepreneurship क्या है और किसी को entrepreneur क्यों बनना चाहिए? ठीक, सो entrepreneurship बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क लेते हैं और एक इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए जिसकी ज़रूरत हमारी सोसाइटी में होती है। ठीक, हम सिंपली कोई बिजनेस क्रिएट करने से भी आगे जाते हैं। यहाँ पर बिजनेस, अच्छा, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का और एंटरप्रेन्योरशिप में एक बड़ा डिफरेंस रहता है कि बिजनेसेस आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, बट एंटरप्रेन्योरशिप is a process of solving problem in innovative way. It is a process of solving problems in innovative way. Are you guys getting it? यहाँ पे सोनली हमारा मेन मकसद पैसा कमाना नहीं रहता। देखो, पैसा कमाना तो है, पर जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो तो आप किसी आइडिया को लेकर आते हो, आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठान लेते हो, है ना? ठीक नाउ, सो इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग दैट इन्वॉल्व्स रिसोर्सफुलनेस, क्रिएटिविटी एंड ड्राइव टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट। दिस इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज़। अब आपको क्यों बनना चाहिए एंटरप्रेन्योर, इसके रीज़न दे देते हैं। सबसे पहला, आप इंडिपेंडेंट होंगे, आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सो एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव द फ्रीडम टू मेक योर ओन डिसीजन। आप अपने खुद के बॉस बन जाएंगे। आपके पास किसी भी बिजनेस को क्रिएट करने से लेकर उसके अंदर होने वाले फंक्शंस के लिए सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होगी। इंडिपेंडेंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो राइट? सुना है ऐसा, है ना? नाउ, so when you have the independence you must have the responsibility of running the organization. next is, अगला रीज़न क्या है? आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है हमेशा ग्रोथ और इनोवेट करने की, कि आप हमेशा ग्रो कर सकें और इनोवेटिव वेज में सॉल्यूशंस निकाल सकें। एंटरप्रेन्योरशिप हमें हमेशा अलाउ करती है कॉन्स्टेंटली कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए और हमारे आइडियाज़ को डेवलप करने में मदद भी करती है, जिससे हम कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई सर्विस बना सकते हैं और किसी अनटैप्ड मार्केट के अंदर जाकर उसे सेल भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग ओनली, हम वहाँ जाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो, क्योंकि हम बहुत ही चैलेंजिंग मार्केट के अंदर जा रहे होते हैं जिसमें हमसे पहले कोई और नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जर्नी भी होता है। तो हमें इसमें अपने आप को एंगेज रखना और मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। तीसरा रीज़न आपको एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए? भाई, फाइनेंशियल रिवॉर्ड का पोटेंशियल रहता है कि आपको पैसा बहुत मिलेगा। वेल, एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट सोरली अबाउट मेकिंग मनी। एंटरप्रेन्योर्स मनी मेकिंग मशीन नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व कर रहे हैं कि वो डिज़र्व करते हैं मिलियन बिलियन डॉलर्स के ओनर होने का, है ना? आप बताइए, रीयूजेबल रॉकेट बना के एलॉन मस्क ने कोई नया डायमेंशन ही तो एस्टैब्लिश किया है, राइट? या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना के जो आज से पहले लोग सिर्फ इमेजिन करते थे, वो एक नए इनोवेटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो है। तो उनको उस बात का एक मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यस, मिलना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग, है ना? सो क्योंकि आपके पास एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड का पोटेंशियल है, तब भी आप चूज़ कर सकते हैं कि भाई चलो पैसा मिलेगा, आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे कोई प्रॉब्लम। आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हो पूरी दुनिया में।
यू कैन मेक अ चेंज, ओनली यू कैन मेक अ चेंज गाइज, सिर्फ आप लोग चेंज में बना सकते हो. सी, वंस गांधी सेड बी द चेंज दैट यू वांट टू सी, है ना, वो बदलाव बनिए जो आप देखना चाहते हैं. सो इट कैन बी ट्रू विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. दुनिया आप जैसी देखना चाहते हैं, जिस टेक्नोलॉजी के साथ देखना चाहते हैं, जिस सिंप्लिसिटी के साथ देखना चाहते हैं, उसको प्रमोट कीजिए. उस आइडिया को इनोवेटिव तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश कीजिए. राइट, समझ रहे हैं आप, है ना. नेक्स्ट इज, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी वर्क लाइफ बैलेंस की. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्योंकि आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होगा ऑर्गेनाइजेशन को रन करने से लेकर पूरा चलाने तक, तो आप लोगों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और एक सोशल चेंज लेकर आ जाएंगे. अगला रीज़न जो एंटरप्रेन्योर बनने में आपको मदद करेगा वो है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. क्योंकि कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ आप बढ़ते रहेंगे तो लगातार आपको एक नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा और पुराने ऑब्स्टिकल्स को आप इजीली ओवरकम कर पाओगे और कुछ नए चेंजेस को आप देख सकोगे. ठीक, इससे आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ होगा, रेजिलियंस बढ़ेगा और आपकी एडेप्टेबिलिटी भी. हो सकता है कि जब अगर मैं आप लोगों को कल बोल दूं कि आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाना है, यू हैव टू सेल दिस, तो हो सकता है कि आपको लगे इट इज़ वेरी इजी टास्क, मैं सर अभी गया अभी आया, बेच दूंगा इसको, पैसा ले आऊँगा, कल अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देता हूँ. पर जब आपको कंपनी गेट से हो सकता है कि लगभग डांटने वाली भाषा में ही कहा गया हो कि नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से, कौन सी कंपनी से आए हो, कार्ड दिखाओ, रख दो, चले जाओ यहाँ से, कैसा लगेगा. सी, ये जो रेजिलियंस है उसके बाद भी आप बोल रहे एक्सक्यूज़ मी सर, आई गेस कि आपने मुझे पहचाना नहीं, हो सकता है 2 मिनट का मौका दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ. क्या आप इतनी तेज़ आवाज़ और ऐसी बात के बाद भी रुक कर बात करने की क्षमता रखते हैं? नहीं, जनरली नॉर्मल व्यक्ति में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप लगातार सीखते रहेंगे, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस आपको नई चीज़ें सिखाएगा तो ये रेजिलियंस बढ़ेगा. यस और नो, और आप कंडीशंस के साथ अडेप्ट हो जाएंगे. हाँ, हो जाएंगे कि नहीं. ठीक, इट सीम्स ईजी टू सेल एनीथिंग. हम लोगों ने अपने आसपास भी बहुत सारे लोगों को डांटते फटकारते हुए देखा ना, किसी सेलर को देखा है कि नहीं. अरे सबने देखा होगा कि नहीं चाहिए भैया, चले जाओ यहाँ से. ये भी कह देते हैं कि दोबारा आए तो दोबारा बताऊंगा मैं आपको, ऐसा भी कह दिया जाता है. मतलब जो आप सोच नहीं सकते वैसे भी जलील किया जाता होगा. मैं सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने की बात कर रहा हूँ, अभी मैं और प्रोसेसेस में तो गया ही नहीं. तो एक एंटरप्रेन्योर क्योंकि वो खुद से ही स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच विदाउट एनी लाइक बाकी लोगों की हेल्प के बिना ही जीरो से वो खुद शुरू करते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं. तो समझिए उनमें कितना रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी आई होगी. साथ में लेगेसी एंड लॉन्ग टर्म विजन, एंटरप्रेन्योर्स हैव द चांस टू क्रिएट लास्टिंग लेगेसी. हाँ, क्या आप लोग JRD टाटा को जानते हैं? पूरा नाम बताओ भाई. हाँ, जमशेद जी? नहीं. अरे एंटरप्रेन्योर कौन था टाटाज में सबसे पहला व्यक्ति? जमशेद जी टाटा थे. जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, है ना. यस, इसलिए JRD टाटा के नाम से जाना जाता है. और ऐसा कोई शहर भी है इनके नाम पर, मुंबई में कोई किसी जगह का नाम भी है? अच्छा, जमशेदपुर. ओके, बहुत बढ़िया. और बताओ, मुंबई में भी है क्या कुछ ऐसा? टाटा नगर. ओहो, टाटा नगर कहाँ है? बैंगलोर में. और एक आध जगह और होगी. आप देख रहे हैं, JRD टाटा वॉज द पर्सन हु वॉज एंटरप्रेन्योर. अच्छा, रिलायंस कंपनी के अंदर एंटरप्रेन्योर कौन था? यस, धीरू भाई अंबानी, है ना. और उनकी लेगेसी को आगे कौन लेके जा रहा है सही मायने में?
हाँ, मुकेश या अनिल? अच्छा, मुकेश इज एल्डर और यंगर? एल्डर। अरे अनिल ने इसीलिए काम खराब कर दिया है। ठीक है, खैर हम इनकी फैमिली मैटर में नहीं जाएंगे गाइस। वापस आते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ आगे ही चले गए। आप देखो इन लोगों ने अपनी कैसी लेगेसी क्रिएट की है कि लोग आज भी जान रहे हैं इनको। हाँ, क्या आप लोगों को किर्लोस्कर नाम याद है? क्या बनाते हैं ये लोग? जनरेटर, पंप। अरे ये भी जो सबसे पहले किर्लोस्कर थे ना, वो भी एंटरप्रेन्योर थे। सी, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच and they have a legacy now. Are you guys getting it? So अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो जीवन में हमने क्या किया, ये दुनिया आपको क्यों याद रखेगी, ये भी तो छोड़कर जाना है ना हमें। कल को मैं नहीं रहूंगा, दुनिया को कोई फर्क नहीं पता लगेगा, लेकिन क्योंकि मैं नहीं रहूंगा और फर्क पता लगना चाहिए, तो मैं एक डिफरेंस क्रिएट करके जाऊंगा पूरी दुनिया में, जिससे लोग मुझे हमेशा याद रखें। मैं अमर हो जाऊंगा। अमर कैसे होऊंगा? अपने काम से पॉजिटिव चेंज लाकर पूरी दुनिया में। यस और नो? सबको चाहिए ऐसा पॉजिटिव चेंज? तो बस दुनिया बदल दो किसी पॉजिटिव बात के लिए। हाँ, कोई समस्या जो दुनिया में आपको दिख रही है उसको सॉल्व कर दो। सिंपल है। आप सारे लोग इस बात के लिए कैपेबल हो, उसमें पैसा नहीं लगता है, थोड़ी सी मेहनत और देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ आप कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली चूजिंग, जी प्रीता। यस, सुनिएगा, हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, ठीक? तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी सेल्फ स्टडी है, दूसरा हम लोग आपको एनालिसिस क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम, दोनों प्रिपेयर करके आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है? अब क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सबसे मोस्ट ईजी मेथड से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको याद रहे। ठीक? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं और पैराग्राफ ईजिली रटे नहीं जाते, तो इसलिए जब भी मैं आपको आंसर्स कराता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उनको पॉइंट वाइज कर दूँ। इसीलिए मेरे आंसर्स में आपको दोनों सही है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे आप हमारे तरीके से करो, आपको अल्टीमेटली एग्ज़ाम्स लिखने हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी और नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ इसे। सुनिएगा नाउ, तो आई होप कि अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं और आपको एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए। एवरीवन, इजी है? चलिए आइए अब देखते हैं अगला सवाल। ये जो कमेंट वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत पूछते हैं कि एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनाए जाते हैं या पैदा होते होंगे? मतलब इसी स्टेटमेंट को आगू पीछू करके ऐसे पूछ लेते हैं, मतलब पहले ये या ये, पहले मुर्गिया या अंडा, ऐसा करके। एंटरप्रेन्योर बॉर्न हुए या पहले बनाए गए, मतलब क्या? तो एक कमेंट दे दिया है हमें, एक कोट दे दिया है, एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, बनते हैं। अब हमें इसमें सच्चाई का पता लगाना है और बेसिक एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ये भी हमें आउटलाइन करना है। ठीक है, पहले तो ये बताना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। ठीक, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के कौन से बेसिक एट्रीब्यूट होते हैं। तो देखो, जो यस, कुछ पूछना है? सुनिएगा, स्टेटमेंट क्या कह रही है? एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। इसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप सोली डिटरमाइंड बाय द इनेट क्वालिटीज, जो हम अपनी लर्निंग, एक्सपीरियंस, पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ डेवलप कर सकते हैं। आप में से किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बनाया जा सकता है, पता है? कुछ भी बनाया जा सकता है।
Still you can be a doctor, still you can be an engineer, still you can be anyone you want. आपको स्पेस में जाना जा सकते हो, मार्स पे जाना जा सकते हो, सच्ची झूठ नहीं कह रहा हूँ, हवा नहीं भर रहा हूँ आप लोगों में. प्रोसेस क्या रहेगा? लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ग्रोथ. आपको जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उसमें फिट आने के लिए उसके हिसाब से आपकी लर्निंग होनी चाहिए. उसके लिए एक्सपीरियंस जनरेट करना पड़ेगा और आपको उतना ग्रो भी करना पड़ेगा जिससे आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाए या फिर आप उसके लिए कैपेबल हो जाएं. सो इट सजेस्ट that individuals can acquire and strengthen the attributes for becoming successful entrepreneur. Okay, right? So basic attributes क्या रहते हैं किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के? पहली बात तो पैदा नहीं होते, ये बात तो सत्य है. दिस इज ट्रू. ओ मागो, ट्रू एंटरप्रेन्योर, यस. ट्रू एंटरप्रेन्योर कौन है? द वन हु आर मेड. ओके, नाउ सो कौन से बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं? पहला, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है किसी नए आइडिया को जनरेट करने की एंड अप्लाई देम प्रैक्टिकली इन डिफरेंट सेटिंग्स. देखो सुनो, अभी क्या हो रहा है कि कोई ना दो आइडिया को मिक्स करके एक नई चीज़ बना दे रहे हैं. मतलब अगर आपके पास आइडिया खुद के नहीं आ रहा है, जीरो से स्क्रैच से आप आइडिया नहीं सोच पा रहे, तो दो आइडिया को मिक्स कर दो यार, है ना? राइट? समझो, मेरी बात समझो. जैसे आप लोग किसी को बहुत तेज बाइक चलाते हुए देखते हो अगर, तो क्या कहते हो कि हो सकता है कि इसको पायलट बनने का मन हो लेकिन पिताजी ने बाइक दिला दी. ऐसा कहते हैं नहीं कहते? हो सकता है इस व्यक्ति को पायलट बनना हो लेकिन पिताजी ने बाइक दिला दी, इसलिए हवाई जहाज की रफ्तार से चला रहा है ये आदमी. तो एक सिंगल सोल्यूशन को हम डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से एक एंटरप्रेन्योर ही सोच सकता है. तो यदि आप सोच रहे हैं तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं. कोई भी सोच सकता है, पर एक एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को शो करती है. दूसरा एट्रीब्यूट, रिस्क टेकिंग. मतलब दे आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क किसी नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए. दे हैव इनिशिएटिव एंड ड्राइव. किसी भी नए काम को शुरू करने में बिल्कुल नहीं घबराते कि मैं शुरू कर दूंगा जी, शुरू कर दिया. हम लोग काफ़ी दिन तक सोचते रहेंगे चलेगा नहीं चलेगा यार, पैसा लग गया क्या करूँगा, मेरी तो सांस फूल रही है, दम घुट रहा है, ठीक क्या ही हो जाएगा. सो इनिशिएटिव एंड ड्राइव, टेकिंग द इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म आइडिया इनटू एक्शन. ये जो आइडिया से एक्शन वाली बात है ना, यही हजम नहीं होती हमें. बाकी आइडियाज़ तो हमारे पास भी बहुत सारे हैं सर. शावर में भी आते हैं आइडियाज़, खाना खाते समय आ जाता है, बाहर जाते समय आ जाता है, कभी भी आ जाता है कोई आइडिया. पर समस्या ये है कि मैंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, घमंड नहीं किया सर अपनी नॉलेज पे. पर आपको करना क्या है कि इस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट इज परसिस्टेंट. देखो फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, सबसे ज़्यादा फेलियर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आते हैं क्योंकि वो हर बार नई चीज़ ट्राई कर लेता है बिना डरे, बिना बेइज्जती के कि चार लोग क्या कहेंगे, उनको हम दोबारा कह देंगे उनके कहने से पहले. ये वाली बात एंटरप्रेन्योर अपने मन में रखते हैं कि मुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कि मैं तो दुनिया से अलग हूँ. अगर आप भी ऐसा मान लेंगे तो आप फेलियर्स को ओवरकम कर जाएंगे, छोड़ देंगे दुनिया क्या कह रही है, आप दुनिया को सुना दो उनके कहने से पहले. तो परसिस्टेंस इज द एबिलिटी टू ओवरकम फेलियर्स. फेलियर सबकी ज़िंदगी में आते हैं और बहुत आते हैं, और इतने आते हैं कि आप गिन भी नहीं पाओगे. सक्सेस तो एक आध बार ही मिली है सर. अपॉर्चुनिटी सीकिंग, अगला एट्रीब्यूट एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का है कि अपॉर्चुनिटी सीख करते रहते हैं कि कहाँ मौका मिलेगा, कहाँ मौका मिलेगा, कहाँ मौका मिलेगा. सब जगह बोल के रखते हैं कि सर कभी मौका मिले तो ज़रूर बताना, ठीक. तो जैसे ही मौका मिलता है दे हंट द अपॉर्चुनिटी. इन्फॉर्मेशन सीकिंग, जहाँ से जानकारी मिले जानकारी ले लेते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं और सबसे कोई जानकारी निचोड़ कर ले आते हैं. दे आर इन्फॉर्मेशन सीकिंग. किसी गोलगप्पे वाले के पास बैठेंगे ना, सीख जाएंगे कि गोलगप्पे कैसे बनाने हैं. ऐसे इन्फॉर्मेशन सीकिंग लोग होते हैं, समझ रहे हो? यस, ठीक. सर ये गोलगप्पे वाली बात 3 दिन से कह रहे हो आप, कब खिलाओगे? अगला पॉइंट है सीकिंग एंड यूजिंग फीडबैक. यस, किसी ने कुछ कहा?
कुछ कहने की कोशिश तो थी. Am I, was that you? Okay, ठीक है. सुनो, सीकिंग एंड यूजिंग फीडबैक. एंटरप्रेन्योर्स लगातार लोगों से पूछते रहते हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है. आप लोगों ने मोटू पतलू देखा है? अच्छा, मोटू पतलू से पहले आप लोगों ने क्या नाम है, कितरेत्सु करके कोई कार्टून आता होगा, ऐसा देखा है कुछ? खैर चलो, मोटू पतलू ही देखा होगा. मोटू पतलू में एक डॉक्टर साहब होते हैं, एक साइंटिस्ट होते हैं. क्या नाम होता है उनका? क्या नाम होता है? डॉक्टर झटका. यस. अरे सिर्फ झटका नहीं यार, है ना, डॉक्टर झटका. ये जब भी कोई नई चीज़ बनाते हैं तो ये मोटू पतलू के साथ क्या करते हैं, ट्रायल, और उनसे पूछते देखो कैसा बना है. यस और नो, है कि नहीं? दे आर कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. डॉक्टर झटका भी ऐसी करते हैं. उनको लग रहा होता है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मोटू एक बार ट्राई करके देखो. सो दे आर सीकिंग एंड यूजिंग द फीडबैक. वो बोलते हैं कि मोटू तुम्हें फिट नहीं आ रहा था, मैंने इसकी सीट बड़ी कर दिया, फिट आएगा. सिंपल है. झटका इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योर. ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा, वो भी नए नए तरीके से, नायाब तरीके से अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. सर वो एंटरप्रेन्योर्स है लेकिन हम नहीं हैं. एक कार्टून कैरेक्टर से गए हुए हैं हम लोग. आगे बढ़ते हैं. इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सारा होता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड रहते हैं, गोल ओरिएंटेड रहते हैं, अपनी प्लानिंग पर पूरा भरोसा करते हैं कि जो इन्होंने किया वो बिल्कुल सही होगा. ठीक है, राइट. परसुएसिव एंड इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटीज़ होती हैं इनके अंदर. किसी को भी मना लेते हैं, कि पैसा चाहिए. इनको अगर पैसा चाहिए ना, अपना पैसा नहीं लगाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे. एक्सक्यूज मी सर, आई हैव दिस ब्यूटीफुल प्लान. दिस प्लान विल मेक यू रिच इन नेक्स्ट 10 आवर. और वो पैसा मना कर ले आएंगे. दे हैव इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटीज गाइज. डेवलपिंग स्किल्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर, मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स. ठीक है. नाउ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म एंटरप्रेन्योरियल गोल्स रेदर देन सीकिंग क्विक प्रॉफिट्स. देखो जनरली क्या होता है, बिजनेसेस क्या करते हैं, क्विक प्रॉफिट में बिलीव करते हैं कि प्रोडक्ट बनाया बेच दिया, पैसा आया खर्च कर दिया. बट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एक ऐसी सर्विस या ऐसे प्रोडक्ट को बनाएंगे जिससे लगातार लोग बहुत सारे जुड़ेंगे और बाद में पैसा कमा लेंगे. कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रहती है एंटरप्रेन्योर्स की. ठीक. सो वाइल दीज क्वालिटीज कैन बी डेवलप्ड एंड स्ट्रेंथेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंडिविजुअल्स मे हैव वेरिंग डिग्री ऑफ नेचुरल इंक्लिनेशन और एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई भी एंटरप्रेन्योर पैदा होता है. एनीवन कैन डेवलप दीज क्वालिटीज़. यस और नो? क्या हम लोग ये क्वालिटीज़ डेवलप नहीं कर सकते समय के साथ? यस. अरे आप में से आधे लोगों को तो लगा होगा इसमें से आधी क्वालिटीज़ तो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं, बस छुपी हुई हैं, थोड़ा इन्हें उभारना और बाकी है. ठीक है, राइट. और कौन कहता है कि जॉब वाले लोग एंटरप्रेन्योर नहीं होते? बस उनको मौका नहीं मिल रहा. सही मौका जल्दी ही मिलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? गुड एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड. और उसके बाद बेसिक एट्रीब्यूट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के. एवरीवन चलिए सुनिएगा. क्वेश्चन नंबर 3. What are the problems faced by entrepreneurs while starting a business in India? भारत में एंटरप्रेन्योर्स को कौन सी दिक्कतें आती हैं? तो हमें इसको डिस्कस करना है डिटेल में. सर बहुत प्रॉब्लम है सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सर. इतनी प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे. आइए देखते हैं क्यों नहीं बन पा रहे भाई. सुनो, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के अंदर जब किसी नए बिजनेस वेंचर को वो शुरू करना चाहते हैं. तो पहला है ब्यूरोक्रेसी. एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी रेगुलेशंस हैं, रेड टेप है, जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को सिस्टम के अंदर घुसने से बहुत ज़्यादा रोकती है, एक रेजिस्टेंस पैदा करती है. आप एक छोटा सा बिजनेस रजिस्टर करवाने के लिए जाओ, आपको पता लगेगा क्या क्या लगता है. ठीक है, आप एक मेडिकल शॉप ओपन कर लो, बस इसके सारे के सारे शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, सारे ड्रग के आप लाइसेंसेस लो.
आपको पता लग जाएगा कि प्रोसेस किस तरीके से आपको रजिस्ट करता है, ये ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से आपको रोकने की कोशिश करती है। पता नहीं क्यों बट दे रेजिस्ट, चाहते ही नहीं है कि हम लोग बिजनेस करें, पता नहीं क्यों। इतने सारे लॉज रूल्स रेगुलेशन, बट ध्यान से सुनना, डिस्क्लेमर गाइस, अगली जानकारी जो मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए दे रहा हूँ, मेरा कोई भी इरादा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको कट्टा खरीदना हो, गोली बारूद खरीदना हो, गांजा अफीम चरस, तो आप कोने में जाके किसी से भी बिना किसी परमिशन के आराम से खरीद सकते हैं, जितना मर्जी हो खरीद सकते हैं। लेकिन एक काम जो आप बहुत लीगलाइज तरीके से करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क करना होता है और लाइसेंस ऑब्टेन करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, जिससे आपकी रिसर्चेज भी ख़राब हो सकती हैं कि आप उस मार्केट में कितने कॉम्पिटेंट रहेंगे, कितने दिन तक उसको मार्केट को टेकल कर पाएंगे, ये सारी बातें। गेटिंग इट गाइज, है ना? फॉर एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर्स ऑफन स्ट्रगल टू ऑब्टेन नेसेसरी क्लियरेंस फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लीडिंग टू टाइम एंड रिसोर्स वेस्टेज। बहुत पैसा और टाइम दोनों लग जाता है। ठीक ना? अगला है करप्शन। सुनो, ये इलीगल है। क्या है? इलीगल बट एक्सेप्टेबल है। क्या बोला मैंने? इलीगल है लेकिन लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं? आप किसी को पैसा दो 10 लाख रुपए, मना कर देगा वो अंडर द टेबल। बस वहां जाके मत देना जहां सीसीटीवी हो, ठीक है ना? मना नहीं, कोई नहीं मना करेगा। इट इज इलीगल बट एक्सेप्टेबल। बहुत सारी रिसर्चेस कह चुकी हैं। सो करप्शन इज परवेसिव इशू इन इंडिया, बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज क्रिएट करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्योंकि देखो, अब मुझे यही ब्यूरोक्रेसी वाला काम कराना है, बहुत सारे लाइसेंसेस लेने थे, मैंने सारे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो कोई लाइसेंस 5 दिन में क्लियर हो जाता है, कोई 15 दिन में, कोई 6 महीने में और कोई 1 साल में। लेकिन जो पैसा भरकर आ जाएगा ना करप्शन वाला, उसको 1 महीने में सब रेडी डॉक्यूमेंट मिलेगा, विद क्लियरेंस, वो भी टॉप नॉच। ये बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो और ये लोग करने वाले भी जानते हैं, है कि नहीं ऐसा? डिस्क्लेमर गाइस, ये लेखक के अपने विचार हैं, मेरे को कोर्ट में ना घसीटा जाए, ये रिकॉर्ड ना ही किया जाए तो बेहतर रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ, मैं किसी कहीं और की बात कर रहा हूँ। यस, हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैंने ये सब मजाक में कहा है। हाँ, ऐसा कह देना सही रहता है आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है। यस, अरे कोई कुछ कहो तो सही, कुछ कहो तो सही। कोई कुछ भी नहीं? ठीक है, कुछ कह दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लेबर, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एक और चैलेंज आता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लेबर। सर लेबर कौन सी? अरे आपको अपना कोई बिजनेस रन करना है, कोई एंटरप्राइज शुरू करनी है, तो आपको बहुत सारा मैन पावर लगेगा, ठीक? तो आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स जो आएगी ना, वो पेपर पे स्किल्ड रहेगी, लेकिन जब जो रियलिटी चेक की बात आएगी ना, वहाँ पर वो लेबर स्किल्ड नहीं होगी। ये सबसे बड़ा फेलियर है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये स्किल गैप आता है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है ना? ऑन पेपर तो सबसे ज़्यादा स्किल्स लोगों के पास होंगी, लेकिन जब बात आएगी उसको परफॉर्म करने की तो वहाँ पर स्किल्स नहीं दिखेंगी, ठीक है? राइट नाउ, अगला रीजनल सेंटिमेंट्स। देखो, इंडिया के अंदर ना अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। कितने कल्चर के लोग? भैया डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हर 10 से 50 किलोमीटर के अंदर आपको भाषा बदलते हुए दिख जाएगी। हर 100 किलोमीटर में खान पान, रहना सहना सब बदल जाएगा। नहीं बदल जाएगा? क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस हैं, कल्चर्स हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स नीड टू कंसीडर लोकल सेंटिमेंट एंड प्रेफरेंसेस टू सक्सीड इन डिफरेंट मार्केट। अगर आपने इन सभी सेंटिमेंट्स को इग्नोर किया तो आप फेल हो जाओगे बिजनेस में। कैसे? जैसे मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट ने बीफ को एक्सक्लूड किया इंडिया के अंदर, क्योंकि ये
रीजनल सेंटिमेंट है इंडिया का, है ना। आपको पता है मैक आलू टिक्की कहाँ मिलता है सिर्फ? भारत के अलावा कहाँ मिलता है? कहीं मिलता है भारत के अलावा? अफ्रीका में मिलता है वैसे तो। हाँ, किसने बताया वैसे आपको? इंडिया अफ्रीका के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा मैक आलू टिक्की, कहीं नहीं मिलेगा। और वो वेजी पॉकेट तो मिलेगा ही नहीं कहीं इंडिया में। सॉरी, हाँ नहीं मिलेगा, मैक आलू टिक्की नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप पिज़्ज़ा हट पे जा रहे हैं भारत के अलावा या दूसरे किसी रीजनल कंट्री के अलावा जहाँ पे ऐसे कोई सेंटिमेंट हैं, आपको बाकी सभी जगह बीफ मिलेगा, बीफ मिलेगा, पोर्क मिलेगा। ठीक सर, ये क्या होता है? गूगल कर लीजिएगा, जानकारी आगे मिल जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। ग्रे मार्केट एंड काउंटरफेट गुड्स, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अगर आप कोई नया अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, पता लगा अगले हफ्ते आपके जैसा ही आपने आदिदास लॉन्च किया है और कोई कालिदास लेके बैठा हुआ है, ठीक, सेम लोगों के साथ, यहाँ पे भी टिक, यहाँ पे भी टिक, यस, है ना। किसी भी लिखा होगा अभिबास, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा, आपको विजुअल में कोई डिफरेंस नजर आएगा ही नहीं। तो ये है क्या? काउंटरफेट, नकली आइटम है। अनऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत धड़ल्ले से चल रहा है कम प्राइजेस पे, जिससे होता क्या है? एंटरप्रेन्योर्स को लॉस होता है। कल से अगर आप मुझे बताओ, मैं एक पूमा की टी शर्ट देख रहा था, थोड़ा ध्यान से देखा तो उस पर उमा शंकर लिखा हुआ था। शंकर बहुत छोटा लिखा था, लेकिन उमा ऐसे लिखा हुआ था शेर के साथ। मैंने कहा ये तो कुछ समझ के परे है, ये समझ में नहीं आया मुझे। ठीक, तो ये ग्रे मार्केट और काउंटरफेट प्रोडक्ट का बहुत चलन है। सर ये ग्रे मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पे नकली आइटम या चोरी का सामान आपको मिल जाता है। सर चोरी का सामान सच में बिकता है? हाँ, यस, उसी को ग्रे मार्केट कहते हैं। आगे बढ़ते, हाँ वो सारी चीज़ें इसी में आएंगी, सारी काउंटरफेट, नकली आइटम, जैसा भी नकली आइटम है, ठीक है। यस, आपने ऐड देखा है बिस्लेरी का? हर बिस्लेरी, हाँ, हर नीली बोतल बिस्लेरी नहीं होती, हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती। ये वाला ऐड देखा है? इससे लोगों ने बिस्लेरी को तो पहचानना शुरू कर दिया है। लेकिन कभी आपने एक्वाफिना के लिए बोला है सर असली वाला एक्वाफिना देना, असली वाला कैच वाटर देना? कभी ऐसा सोचा है? बोला है कभी किसी को? हाँ, पता है क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग काउंटरफेट गुड को रोकने के लिए हुई है। किसने? बिस्लेरी वालों ने की, बाकी ने की नहीं। समझ रहे हैं? ठीक, आगे बात करते हैं सोशल कैपिटल की। बिल्डिंग सोशल कनेक्शन एंड नेटवर्क्स नोन एज सोशल कैपिटल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इंडिया के अंदर। लेकिन आप कैसे डेवलप कर पाओगे जब सारे लोग अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाजों के साथ आते हों? यस, तो समस्या है यहाँ पर। नाउ सो दीज प्रॉब्लम्स रिक्वायर concerted effort from the government, business community and society as a whole, जिससे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगर हम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस के अंदर एंटी करप्शन मेजर्स लेकर आएँ और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेकर आ सकें, तो हम एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके उनको इफेक्टिवली हेल्प कर पाएंगे और एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इंडिया के अंदर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यस और नो? So these are some of the problems faced by entrepreneurs in India that we have discussed till now. Yes, Archit. सोशल कनेक्शन या सोशल कैपिटल, देखो लोगों के साथ जितने ज़्यादा कनेक्शन आपके होंगे ना, इसी को हम लोग कहते हैं सोशल कैपिटल। देखो होता क्या है, जब आप इंडिया के अंदर ऐसे कनेक्शंस क्रिएट करने जाओगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, आपको सिफारिश लगेगी, आपको अलग अलग कल्चर, एथनिक्स, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए और लोग आपसे जुड़े क्यों, उनका क्या फ़ायदा। ठीक, सो इट मे बी चैलेंजिंग टू एक्सेस रिसोर्सेज, सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट और नेविगेट द बिजनेस इकोसिस्टम, जिससे अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट होती है नए कमर्स के लिए। ठीक, तो ये एक बड़ी समस्या है। आपको कोई काम करवाना हो तो अगर आपके जान पहचान वाले लोग
ऊपर सरकार में हैं, ऊपर से मेरा मतलब सरकार में हैं, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, यदि नहीं है तो आपका काम जल्दी नहीं होगा। क्या ये बात सच है? दबी जबान में सभी लोग हाँ कहते हैं, है ना? यस। जी, ये तुम नेगेटिव पॉइंट में क्यों बोल रहे हो? कुछ अच्छा बोलो कि मुझे कंपनी खोलनी है, लाइसेंस लेना है, तो मेरी जान पहचान का कोई आदमी है तो वो जल्दी काम करवा देगा, है ना? यस यस यस, वही बिल्कुल। अगर आपको मिठाई का ठेका खोलना है तो, है ना मोहित जी? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बजरंगबली की जय। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरा अपना, ये जो मैंने अभी कहा ये मेरा खुद का मानना है, डिस्क्लेमर गाइस, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाह रहा था। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 4। सर दोबारा से यही डायलॉग थोड़ी देर पहले आपने बताया, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा? एंटरप्रेन्योर्स आर मेड नॉट बोर्न। सर यहाँ तो दोनों लिखा है, आप हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? सुनो, यस, अश्नीर ग्रोवर की भाषा में इसे दोगलापन कहते हैं। वो तो क्वेश्चन का दिख रहा है आपको। तो यही ये पूछ रहे हैं, रिकंसाइल दीज टू स्टेटमेंट्स। और आपको क्या लगता है कि आपके ओपिनियन के हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न और एंटरप्रेन्योर्स आर मेड, कौन सा वाला सही है? पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी? हाँ भाई, थोड़ी देर पहले भी तो बात की है, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न। इट्स नॉट सेम सौरभ, सेम होता तो पढ़ाता क्यों? फिर तो शेम करके आगे बढ़ जाते। यस, ऑप्शन बी। निशांत आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक का इशू आई गेस। अरे विद्यार्थियों कहाँ हो आप लोग? सब कुछ सही है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, मौज, क्या ही बात है। सुनो, ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को बता रहे हैं। अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को सुने, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, एंटरप्रेन्योर्स आर मेड, है ना? जी मुझे बताने दीजिए, इस क्वेश्चन के अंत तक आपका ये सवाल शांत हो जाएगा सौरभ, ठीक है ना? सवाल टॉपिक के बाद पूछते हैं, टॉपिक के पहले या बीच में नहीं। अगर और आ रहा है, बहुत जोर से सवाल आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना? रुका नहीं जा रहा सवाल को लेके तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सुनिएगा, स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट्स? 2 स्टेटमेंट हैं। पहली, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, एंटरप्रेन्योर्स आर मेड नॉट बोर्न, ठीक? सो दे रिप्रेजेंट्स 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों की दोनों बातें, बोथ स्टेटमेंट्स होल्ड सेम ट्रुथ। दे कैन बी रिकंसाइल्ड टू प्रूव मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, इस बारे में। तो जैसे इसमें लग रहा है कि जो इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि हाई रिस्क टॉलरेंस, क्रिएटिविटी, प्रोस्पेंसिटी और अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट ये इनहेरेंट क्वालिटीज़ सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स के पास होती हैं, है ना? तो क्या हम सिर्फ इस बात से कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न? यस, देखो कुछ हद तक तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कह सकते, संभावना बनी हुई है। यस समीर, मैं समझ रहा हूँ जी। वहीं दूसरे तरफ अगर आप ध्यान दें तो एंटरप्रेन्योर्स आर मेड नॉट बोर्न। दिस एम्फसाइजेस कि एंटरप्रेन्योरशिप नॉट सोलली डिटरमाइंड बाय इनेट क्वालिटीज, लेकिन हम लर्निंग, एक्सपीरियंस और पर्सनल ग्रोथ के साथ भी तो सीख सकते हैं ये सारी बातें। देखो ये बात तो सच है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक इनेट क्वालिटी होती है जो आपके लाइक पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। सभी लोग रिस्क ले सकते हैं क्या? शुरुआत से ही
Yes, Yashita, without teaching. Yes. उस सेंस में आप कह सकते हैं, यही इसी बात की तो लड़ाई है कि आपको क्या लगता है कि आपके ओपिनियन में, या आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं, मेरा नहीं, आप आपके ओपिनियन में जो भी सही हो कही कही जी, ठीक है, बिल्कुल। यस अर्चित। बहुत बढ़िया। कुछ क्वालिटीज हमारे पास, हाँ, यस, ओके, दोनों होना ज़रूरी भी है। चलिए, तो कुछ क्वालिटीज़ अगर मेरे पास इन्नेट हैं, यानी कि मैं जन्म के साथ लेकर आया हूँ, तो बाकी क्वालिटीज़ मैं लर्निंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू और पर्सनल ग्रोथ के थ्रू सीख सकता हूँ, है ना, राइट। सो हमारे ओपिनियन में नहीं, ऐसा सारी स्किल्स हम लोग सिर्फ बॉर्न होकर नहीं लाते समीर, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते भी हैं। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि कोई एक स्टेटमेंट सही है। ओके, अब कंक्लूड करते हैं इसको जी। हम्म फिर तो कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम किसी बच्चे की थोड़ी बात कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर बन चुका है। ये नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएगा, उस समय वो बिजनेसमैन कहलाएगा। मैंने बाकी लोगों को क्यों नहीं कहा एंटरप्रेन्योर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किर्लोस्कर की बात करी, जे टाटा की बात करी, है ना, बिकॉज देवर धीरू भाई अंबानी की बात करी मैंने, क्योंकि उन्होंने स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू किया था, जीरो से। सब लोगों ने तो नहीं किया ना, जिनके पास इनहेरेंट वेल्थ आई है या इनहेरेंट बिजनेस आया, वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, दे आर बिजनेसमैन, प्योरली बिजनेसमैन। ओके ना, तो हमारे ओपिनियन में हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट वैलिडिटी होल्ड करती है। इट इज़ मोर एक्यूरेट टू व्यू एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनेट क्वालिटीज एंड लर्न स्किल्स। कुछ हम स्किल्स सीख कर आए होते हैं, हमारे पास अंदरूनी शक्तियाँ होती हैं हमारी, दूसरी हम लोग सीख सकते हैं। देखो, कुछ लोगों के पास ना ज़्यादा इनहेरेंट एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट होते हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हाई टॉलरेंस फॉर रिस्क और नेचुरल इंक्लिनेशन फॉर इनोवेशन। ये जो ट्रेट हैं किसी की सक्सेस को गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन कुछ लोगों के पास अगर इनेट क्वालिटीज़ नहीं है, फिर भी वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, लगातार अगर वो अपनी लर्निंग पर ध्यान दें, प्रिजर्वेंस पर ध्यान दें और कंटिन्यूस पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें। तो हमारे केस में हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटीज़ इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर, यानी कि कुछ चीज़ें हम लेकर आते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर नर्चर कर सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं, ठीक है, राइट। नाउ yes अमय, you are right. So we can say it is a mix of both innate qualities and learned skills. I hope आपको क्वेश्चन नंबर 4 इफेक्टिवली समझ में आया होगा। Everyone, are you guys getting it? चलिए, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिस्कस डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन व्हाई सोल प्रोप्राइटरशिप इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर। 4, अगर आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं तो सबसे अच्छा बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सोल एंटरप्रेन्योरशिप होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। क्यों, इसके बारे में बताना है। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कितने टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होते हैं। तो भाई हमारे पास ना ये कुछ 4 अलग अलग तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा बिजनेस क्रिएट किया जाता है और ओन किया जाता है। इसका पूरा कंट्रोल ओनर के पास रहता है। लायबिलिटीज़ और डेट्स सबके लिए रिस्पॉन्सिबल ओनर होता है। ओनर पैसा कहाँ से लाएगा, अपना खुद का कैपिटल लगाएगा या फिर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से कुछ पैसा उधार ले सकता है, ठीक ना।
हावेवर ऑनर ऑल्सो बियर अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, अगर कोई लॉस हुआ तो उसको अपनी ही वेल्थ में से सारा पैसा चुकाना होगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होल्ड करता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। ठीक, ओके। नाउ आगे अगला दूसरा जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यह है पार्टनरशिप। इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस वेंचर को शुरू करते हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू किसी बिजनेस को शुरू करते हैं। यहाँ पर सारे पार्टनर्स के राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट, इन सब का एक रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं अंडर अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसके अंदर रूल, रेगुलेशंस, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट, इन सब की बातें लिखी होंगी, और ऐसे डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। ठीक है, क्लियर ना? लेकिन यहां पर भी एक बात है, पार्टनर्स आर ऑल्सो शेयर अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। कैसी लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड। अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो ये सारा पैसा अपनी वेल्थ से भी चुकाएंगे, अगर जब तक उस बिजनेस की डेट पूरे नहीं हो जाते। ठीक है ना? सर LLP करके भी तो होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ, उस बारे में बात करेंगे। हमें अभी फिलहाल 4 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना है, सोलली जो है। यस राज? यस कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये लॉफुल एनफोर्समेंट किया जा सकता है इसमें, है ना? हाँ, कोई इलीगल काम के लिए पार्टनर बने तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर लोग एक साथ मिलकर आते हैं और जो कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे उनका कॉमन बेनिफिट होने वाला है, उसको ये लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अमूल, सारे के सारे दूध बेचने वाले लोग, दूधिया लोग एक साथ आए, उन्होंने कहा देखो हम लोग सारे मिल्क बनाते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल्क सेल करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हमें हमारा प्रॉफिट दे देगी, हमसे मिल्क खरीदेगी, हमारा पैसा दे देगी, इसको पैक करेगी, कहीं भी बेचे, हमें क्या लेना। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ओनर नहीं होता कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसमें मेंबर्स होते हैं और वही मेंबर्स बोर्ड मेंबर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना? 7 या 7 से ज़्यादा बोर्ड मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है और इनमें से मुखिया चुना जाता है। ठीक, जो इस पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करेगा। ओके, सो मेंबर्स पूल देयर रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, स्किल्स, ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं। कुछ भी लगेगा इसमें सारे लोग मिलकर लाएंगे, कोई भी पैसा आएगा सारे लोग मिलकर बांटेंगे। तो अमूल पता है कोई कंपनी नहीं है, इट इज़ एन इमोशन। फॉर व्हाट? फॉर हुम? फॉर अ सोसाइटी ऑफ मिल्कमैन्स। ठीक है, यस। कॉपरेटिव्स कैन टेक वेरियस फॉर्म सच एज कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, है ना? ये सारे के सारे मेंबर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर के साथ शेयर्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं और म्यूचुअल सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। इसमें हमारा फ़ायदा, तुम्हारा फ़ायदा, मिलकर काम करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग कॉरपोरेशन भी कहते हैं। ये एक लीगल एंटिटी होती है, इसमें ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग एंटिटीज़ की तरह शो किए जाते हैं। ठीक है, राइट ना? अभी जो ओनरशिप है ये शेयर्स के अंदर डिवाइडेड की जाती है। शेयर होल्डर्स लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उनके पास, जितना उनका शेयर उस कंपनी के अंदर होगा। 60% का शेयर है तो 60% की लाइबिलिटी रहेगी। समझ रहे हैं? कंपनीज हैव अ फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जिसमें डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं कंपनीज अफेयर के लिए, और इसमें किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं चलता। ठीक, तो सारे लोग मिल के डिसाइड करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इनकी रिक्वायरमेंट और रेगुलेशंस अलग अलग होती हैं। कंपनीज ऑफर लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। बट हाँ, सबसे ज़्यादा जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आती है। ओके, नाउ हमने 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो जान लिए, राइट? डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस।
अब हमें ये बताना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे अच्छा क्यों है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली है क्या, ये जो सिंगल इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं ना, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कोई सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है और कंट्रोल करता है, इसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। रीज़न क्या है इसको भाई, ईज ऑफ फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको इसको फॉर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते रहो, अपने आप को क्या बताओ सोल प्रोप्राइटर हो। क्या फिल करना है आपको, इनकम टैक्स रिटर्न, उस समय क्या बताना है, आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, बस कोई दूसरी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी चाहिए नहीं, अनलेस अनटिल कि आप एक थ्रेशोल्ड पार कर गए हो अर्निंग का। इसके बाद कंप्लीट कंट्रोल होता है आपका पूरा बिजनेस के ऊपर, पूरे रूल्स रेगुलेशन सबके ऊपर। एज अ सोल ओनर एंटरप्रेन्योर हैज़ अ फुल कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, किसी भी बारे में कोई भी डिसीजन बना सकते हैं आप, अकेले मालिक हो कि मैं आज दुकान खोलूंगा ही नहीं, बस नहीं गए तो नहीं खुली, चलेगी नहीं, मतलब समझ रहे हो। सो दिस अलाउ एलिजिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू द मार्केट चेंजेस। इसके बाद प्रॉफिट रिटेंशन, सारा प्रॉफिट जो भी बिजनेस में आएगा वो किसका होगा, सोल प्रोप्राइटर का, अनलाइक अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करनी यहाँ पे पार्टनर्स के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी, भाई क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, मालिक मैं हूँ, मेरा बिजनेस, मैं मालिक, मेरी मर्जी, तो मैं जो मर्जी करूँ, ठीक है, मैं अपनी स्ट्रैटेजीज अपने बिहाफ पर बना सकता हूँ। सीक्रेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है, सीक्रेसी प्राइवेसी पूरी रहेगी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, क्योंकि मैं तो किसी को बताने नहीं वाला ना, मैं लस्सी में क्या मिला रहा हूँ, मेरी लस्सी लजीज क्यों लगती है, ठीक, बस बढ़िया है ना। लोग हमारे यहाँ छोले भटूरे खाने आ रहे हैं, छोले भटूरे का मसाला, जादुई मसाला जो मैं डालता हूँ, जादुई मसाले में क्या होता है किसी को पता ही नहीं, सीक्रेट मसाला, उस सीक्रेट के बारे में किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि भाई मैं तो सोल प्रोप्राइटर हूँ ना, ठीक है, चीज़ भर भर के डालेंगे लेकिन हमारे यहाँ, ओके, फूड ब्लॉगर को खाना नहीं देते। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सोल प्रोप्राइटर्स टेंड टू हैव लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि मुझे किसी और को पैसा देना ही नहीं है, किसी और से काम करवाना ही नहीं है ना, तो क्योंकि कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर कोई शेयर होल्डिंग मीटिंग नहीं होती, कोई रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसमें बर्डन कम होता है, किसी को पैसा देना नहीं है, सब कुछ मेरा ही है, मैनेज नहीं करना, किसी को कुछ बताना नहीं है, तो उसमें ना टाइम लगेगा ना पैसा, तो पैसा और बचेगा। अगला, पर्सनल टच एंड कस्टमर रिलेशंस, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सनल रिलेशंस बना लेते हैं कस्टमर्स के साथ, इसलिए उनके कस्टमर सर्विस की एबिलिटी और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, ठीक, जिससे कस्टमर्स लगातार उनके पास बार बार आते हैं। टैक्स बेनिफिट, इन मैनी जुरिडिक्शंस सोल प्रोप्राइटर इंजॉय सर्टेन टैक्स एडवांटेज, ठीक है, तो क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर उनसे टैक्स लिया जाता है तो डबल टैक्सेशन नहीं होता उनका, मतलब कंपनी ने कमाया उन्होंने कमाया, बात एक ही है। अगर आप कंपनी में होते और कंपनी ने कुछ पैसा कमाया होता तो पहले तो कंपनी का टैक्स जाता, फिर उससे बचा हुआ प्रॉफिट जब आपकी जेब में आता तो उस पर फिर टैक्स जाता, पता है ये बात आपको। इसीलिए बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग सैलरी नहीं लेते, सिर्फ कंपनी का शेयर लेते हैं, समझ रहे हैं। $1 तनख्वाह है, सुंदर पिचाई के CEO होने के बावजूद भी महान लोग कह गए हैं टैक्स बचाओ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफर्स न्यूमरस एडवांटेजेस फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। आप एक लिमिट के बाद आपको नए लोगों को रखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अर्निंग बढ़ जाएगी तो बाद में आपको फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो जितने इसके बेनिफिट्स हैं उसके साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। यस राज, मैं इस बारे में वापस बताऊंगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, यूनिट नंबर दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिलहाल के लिए इतना ही।